हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया होगे आप सब। तो गाइज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी आरटीपी सीरीज। राइट, अब हम लोग करेंगे सर डिस्कस कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज ऑन कॉस्ट शीट ऑफ आरटीपी नवंबर 2020। और मैं बता दूं कि ये जो कॉस्ट शीट का चैप्टर है सर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हमें 100% है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। राइट, इट इज़ अ वेरी रेयर चांस कि कॉस्ट शीट से क्वेश्चन ना आए। और दूसरी चीज़, ये एक ऐसा चैप्टर है जो बाकी कई चैप्टर्स का बेस है। जैसे कि मैं बात करूं यूनिट बैच कॉस्टिंग की, मैं बात करूं जॉब कॉस्टिंग की। अगर आप लोगों को कॉस्ट शीट बनानी नहीं आती तो सर यूनिट और बैच कॉस्टिंग में क्या है, वहां पर भी तो कॉस्ट शीट ही बनानी है सर। जॉब कॉस्टिंग में क्या है, वहां पर भी तो कॉस्ट शीट ही बनानी है सर। अगर कॉस्ट शीट नहीं बनानी आती तो कुछ नहीं आता फिर आप लोगों को। ठीक है, सो दिस इज द बेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की एक बेस है जहां पर जिसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स डिपेंडेंट हैं हम लोगों के। ठीक, तो सर ये एक ऐसा क्वेश्चन है, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डाला है, बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट ने काफ़ी कुछ इसमें एक्सपेंसेस कवर किए हैं, लेकिन ये वही क्वेश्चन है सर जिसके कारण इंस्टीट्यूट को अपना आरटीपी जो है वो रिवाइज करना पड़ा। वो फिर से उनको एक रिवाइज एडिशन निकालना पड़ा आरटीपी का। नवंबर 2020 का कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। राइट, जिसे मैं कह सकता हूं कि ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था कि इसमें दो चीज़ें ऐसी थी जो गलत ली गई थी इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई करने के बाद इसको दोबारा से रिलीज किया। ठीक, तो सर क्या कंट्रोवर्शियल चीज़ें क्या थी, उसका क्या लॉजिक था, मैं सब कुछ उसके ऊपर डिस्कस करूंगा। मैंने उसको अलग से हाईलाइट कर रखा है। जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी देखो, मैंने उसको अलग से स्ट्राइक ऑफ करके कर रखा है सर। तो मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या गलती थी उसमें, सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग। राइट, सो डोंट वरी, लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। The following details are available from the books of R Limited for the year ending 31st of March 2020. Purchase of raw materials 84 lakh, consumable materials 4,80,000। सर कंज्यूमेबल मटेरियल क्या होता है बेटा? कंज्यूमेबल मटेरियल होता है कि एक मेन जो हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर हम लोग एक शर्ट बना रहे हैं, शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा है दैट इज माई मेन रॉ मटेरियल। राइट, उसके साथ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कोई टैग लगना है। राइट, पीछे एक लेबल होता है जिसपे हमारे साइजेस लिखे होते हैं। राइट, वो वाला लेबल होता है, उसको हम लोग कंज्यूमेबल मटेरियल बोल लेते हैं, या और कोई मटेरियल जो कंज्यूम होना है उसके साथ। राइट, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर है। राइट, उसके बाद अदर इनडायरेक्ट वेजेस पेबल टू द फैक्ट्री स्टाफ, expenditure on research and development on the new production technology, salary to accountants, employers contribution to EPF and ESI। ध्यान से पढ़ना इसको। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। राइट, प्रोडक्शन प्लानिंग का जो ऑफिस था उसके एक्सपेंसेस, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ, income tax for the assessment year 2019-20, fees to statutory auditor, fees to cost auditor, fee to independent directors, donation to PM National Relief Fund, value of सेल्स दे रखी है हमें। उसके बाद पोजीशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 1/4/2019, दैट इज दिस इज द ओपनिंग स्टॉक। राइट, ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश्ड गुड्स का दे रखा है। पोजीशन ऑफ इन्वेंट्रीज एज ऑन 31st of March, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, उसके बाद उसने कहा फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31st of March 2020। अब कॉस्ट शीट का क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो एक चीज आप लोग जरूर कर लो। क्या सर, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ना आइटम्स के आगे एक शॉर्ट में लिख लो कि कहां पर आएगा। जैसे कि मैंने कहा ये मेरा RM में आएगा। राइट, कि मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है नहीं है। सर कंज्यूमेबल को मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, या मैं इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले सकता हूं। डायरेक्ट वेजेस है सर, डायरेक्ट वेजेस हो गया। कैरेज इनवर्ड मेरा रॉ मटेरियल में आएगा। वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर जो है वो मेरी फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये भी मेरा फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ये भी मेरा फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेगा। राइट, सैलरी टू अकाउंटेंट मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे हैं। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू EPF एंड ESI, याद करो लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था सर। वहां पर पढ़ा था हमने कि जो डायरेक्ट वेजेस हैं
उसमें क्या कुछ इंक्लूड होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए। जिनके पास बुक्स है, लेबर कॉस्टिंग का चैप्टर खोल लो, आपको फर्स्ट या सेकंड पेज पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इसकी। क्या उसमें हम लोगों ने एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ ईएसआई लिया था? बिल्कुल लिया था सर, राइट। सो इट इज अ पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट वेजेस। मैंने पहले ही डबल टिक किया था यहां पर, क्योंकि यहां पर चांसेस है कि हम लोग इसकी गलती करेंगे। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल हमारी फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट है सर, इस पर मैं चर्चा करूंगा कि इंस्टीट्यूट ने यहां पर भी गलती की है। प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनेंगे। डिलीवरी स्टाफ हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस हैं सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं। इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर नॉट एप्लीकेबल, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। फीस टू ऑडिटर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड नॉट एप्लीकेबल। वैल्यू ऑफ सेल्स तो सेल्स हैं सर डायरेक्टली, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सो दिस इज वन थिंग दैट यू कैन ट्राई इन द पेपर कि सर जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते इसमें साथ साथ में थोड़ा सा रफली लिख लो, हो सकता है कि कुछ गलत भी हो जाए, राइट। ये नहीं है कि लिख लिया तो सर उसी पे बेस्ड बस क्वेश्चन कर देंगे हम लोग सॉल्व, नहीं, हो सकता है कि गलत भी हो जाए। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब अटेम्प्ट कर रहे हो आंसर, उस टाइम पे फिर से उसको रिव्यू करना है कि क्या मैं सही ले रहा हूं या नहीं ले रहा, राइट, कि कुछ मिस तो नहीं किया मैंने। आओ सर सॉल्यूशन देखते हैं क्या किया इंस्टीट्यूट ने। सबसे पहले तो मटेरियल कंज्यूम निकालना है, उसके लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, बिल्कुल है सर 6,20,000 का, जो हम लोगों को दे रखा है, जो हम लोगों को ये दे रखा है सर, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने परचेज कितना किया, 84 लाख का। कैरेज इनवर्ड 1,72,600 की। सर कैरेज इनवर्ड जो है वो मेरी परचेज प्राइस का पार्ट बनेगा, राइट। इट इज माई डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं बार बार बोलता हूं ये चीज, जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैं बार बार बताता हूं कि परचेज के रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, ऑर्डर प्लेस करने से लेकर रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक आने तक के जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि कैरेज इनवर्ड है, जैसे कि ट्रांजिट इंश्योरेंस है, वो सब खर्चे किस में जाएंगे? ऑल दोज एक्सपेंसेस विल बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। क्लियर? ये लॉजिक हमेशा याद रखना। चलो उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने माइनस किया 4,60,000 का, तो ये मेरे पास नेट क्या आया, रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम कितना किया। क्लियर है? मटेरियल के बाद हम लोग क्या लेते हैं, मटेरियल के बाद लेते हैं सर हम लोग लेबर की कॉस्ट। अब लेबर की कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट लेनी है सर। एक तो डायरेक्ट वेजेस है मेरे पास, ये हो गया सर कितने के, 60 लाख के, और दूसरी मेरे पास आएगी सर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ एंड ईएसआई, बिकॉज इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ योर डायरेक्ट वेजेस जो आप लोग उसे पे कर रहे हो। डायरेक्ट वेजेस एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ईसीआई ईएसआईएस। तो ये मेरे पास टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है दैट इज 67,20,000 की। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिया गया कंज्यूमेबल मटेरियल। कंज्यूमेबल मटेरियल छोटा छोटा मटेरियल है, दैट आई कैन एग्री दैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द 1 यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। और दूसरी उन्होंने लिया सर कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल, विच अकॉर्डिंग टू मी इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्यों सर? जो पावर एंड फ्यूल का खर्चा है, क्या वो खर्चा आप 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो? एक इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है सर, एक फैक्ट्री है, एक प्रोडक्शन एरिया है, राइट। एक प्रोडक्शन एरिया है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है या पावर बिल आता है सर 5 लाख रुपए का। वहां पे आपके पास महीने के कितने ही पीस बन रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक यूनिट को बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग? सर इट इज वेरी डिफिकल्ट। फ्यूल का खर्चा सर, मशीनरी में फ्यूल डाला हुआ है, राइट, और उस मशीनरी पे 100 पीस एक साथ बन रहा है, आप कैसे बता दोगे कि एक यूनिट में कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है? दैट इज, वो हम लोग पता कर सकते हैं अगर हम उसकी एब्जॉर्प्शन करेंगे। सर डायरेक्टली पता कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो इट कैन नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर भी एक मेजर ब्लंडर है ये मेरे हिसाब से, राइट। अगर कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले रहे हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसको हम लोग डायरेक्टली 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन लॉजिकली सोच के देख लो कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैंने इसके लिए बहुत एग्जांपल्स दे रखी हैं, लेक्चर्स में भी एग्जांपल्स दे रखी हैं, राइट। तो मेरे हिसाब से इट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है जी।
तो एग्जाम में आप लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में प्लीज मत लेकर आना, कोई गलत नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल को कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग नहीं ले सकते। आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड में आप कितना पावर या कितना फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल अनटिल एंड अनलेस यू डू द एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, राइट। तो एक यहां पर गलती की गई। चलो, उन्होंने प्राइम कॉस्ट निकाल दिया, अगर इसको यहां पर नहीं लेंगे तो प्राइम कॉस्ट जो है वो 28 लाख से कम हो जाएगा। उसके बाद वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड में वेजेस टू फोरमैन एंड स्टोर कीपर, एब्सोल्युटली ठीक है सर। अदर इनडायरेक्ट वेजेस, बिल्कुल ठीक है सर। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल भी यहां पर आना चाहिए। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो आपकी सेम रहेगी सर, इतनी ही रहेगी, राइट। कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, मेरे हिसाब से वो फैक्ट्री कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए, ना कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एड ओपनिंग वैल्यू ऑफ WIP गिवन है हमारे पास, ये तो गिवन है हमारे पास। जो क्लोजिंग वैल्यू है वो भी गिवन है हमारे पास। तो मेरे पास क्या आया, फैक्ट्री कॉस्ट आ गई 1,98,27,600 की। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन। फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, राइट, फैक्ट्री कॉस्ट के अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है 9,60,000 का। उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। अब कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे यहाँ पे, सर इसको ले लेंगे एडमिन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस में, क्योंकि वर्ड ऑफिस यूज किया गया। लेकिन हम लोग ये नहीं देखेंगे कि वो ऑफिस किसका है। उसने स्पेसिफिकली लिखा है इट इज ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, right? So it should form the part of your cost of production. This is absolutely correct. 12,60,000 का। So this is one area जहां पे आप लोग गलती करने के चांसेस रखोगे, क्योंकि हमारे माइंड में एक सेट पैटर्न होता है कि जहां पर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन देखा, ऑफिस वर्ड देखा, इसको तो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों में ले लो जी, राइट। हमने पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना, और ये बहुत बड़ी एक गलती है जो हम लोग करते हैं एग्जाम में। सर पूरा सेंटेंस पढ़ो कि उसने पूरा क्या लिखा है। उसने लिखा प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफिस एक्सपेंसेस, दैट मींस इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। और याद करो, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो खर्चे हैं वो भी 2 पार्ट्स में करते हैं हम लोग कॉस्ट शीट में, इफ दे आर रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड द सेकेंड इज इफ दे आर जर्नल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही कॉस्ट शीट का नया फॉर्मेट करवाया था, वहां पे दोनों लिए हुए हैं। ऊपर हम लोग लेते हैं पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले कौन से खर्चे लेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हम लोग वो एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे लेते हैं जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, नॉट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू प्रोडक्शन। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई सर, उसमें ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक, हम लोगों को पता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यहां पर एक आसान चीज क्या कर दी इंस्टीट्यूट ने कि आपको इसकी वैल्यू दे दी गई है, राइट। हो सकता है कि कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू ना दी गई हो, और ये एक पॉइंट है जहां पर काफी बच्चे गलती करते हैं। उसकी जो वैल्यूएशन है बहुत ध्यान से करना कि आपके पास स्टॉक कितना है, राइट। कितने यूनिट्स आप लोगों ने मैन्युफैक्चर किए उस साल में, उस मैन्युफैक्चर करने की जो कॉस्ट थी वो ये थी, और जितना स्टॉक फिनिश्ड गुड्स में पड़ा है उसकी कॉस्ट कितनी होगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया हमारे पास। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के हमने खर्चे जोड़े, सैलरी टू अकाउंटेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने पहले ही ऐड किया। अब आता है सर मेन मुद्दा। मेन मुद्दा ये आता है सर, इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 1920 और डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड। मैंने इसको लिख के स्ट्राइक ऑफ किया। क्यों किया? क्योंकि ये वो एरिया है जो इंस्टीट्यूट ने पहले ऐड किया था। इंस्टीट्यूट ने पहले इनको कहा कि सर ये 2 चीजें जो हैं वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चों में लेंगे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट ने क्या कहा? इंस्टीट्यूट ने कहा सर इनकम टैक्स और डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का पार्ट है। उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आई कि सर कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने ऐसा ऐड किया, क्या सर होना चाहिए? तो मैंने उनको कहा था कि बेटा मैं लेक्चर में कवर करूंगा, डोंट वरी। और जब तक हमारा लेक्चर होता है उससे पहले ही इंस्टीट्यूट रिवाइज कर चुका है इसको।
अब बात यह आई कि इंस्टीट्यूट ने इसको रिमूव कर दिया। सर बहुत बढ़िया, इंस्टीट्यूट ने सही किया, रिमूव होना ही चाहिए था। ये रिमूव होने के बाद जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है दैट इज 19,20,000। अभी मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सैलरी टू डिलीवरी स्टाफ है मेरे पास, कॉस्ट ऑफ सेल्स आया, सेल्स की फिगर गिवन है मेरे पास, तो मेरे पास प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ गया। सर कोई दिक्कत नहीं है। सर अब बात समझो कि ये डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड की बात करता हूं। डोनेशन आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पीएम नेशनल रिलीफ फंड को डोनेशन किया, राइट? इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। लेकिन मुझे एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, क्या आपने ये डोनेशन अपने किसी कस्टमर के कहने पर किया? नहीं सर, ये आपके मन में आया कि मुझे डोनेशन करना चाहिए, मैंने डोनेशन कर दिया। क्या ये आपको कॉस्ट जो है वो कस्टमर से रिकवर करनी चाहिए? नहीं सर। तो अगर कॉस्ट कस्टमर से रिकवर नहीं करनी तो ये आपकी कॉस्ट शीट में आएगा ही नहीं, राइट? इसीलिए इसको रिमूव किया गया। सर अगर आप लोग इसको कॉस्ट शीट में डालते हो तो आप उसका डबल बेनिफिट उठा रहे हो। क्या सर? एक तो आप कस्टमर से वो अमाउंट चार्ज कर रहे हो, राइट? क्यों? क्योंकि सर ये आपकी जो है वो आपकी सेल्स फिगर में चला जाएगा, राइट? सेल्स फिगर में चला जाएगा। आप एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हो, उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में आपने डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड ऐड कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये पैसा आप अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हो। सर तो पहला बेनिफिट तो ये कि आपने वो पैसा भी कस्टमर से चार्ज कर लिया, जबकि कस्टमर ने नहीं कहा था डोनेशन करने को। दूसरी चीज, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे आप इस डोनेशन को एडीजी में आप डिडक्शन ले लोगे। सर एक तो कस्टमर से भी ले लिया, दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से डिडक्शन भी ले लिया। सर डबल बेनिफिट ले रहे हो आप तो उसका, ठीक? तो डोनेशन का हुआ, आप तो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए कर रहे हो, तो इसलिए ये कभी भी आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बन सकता। दूसरी चीज, इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। सर आपने एक प्रोडक्ट बेचा, उसके ऊपर प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स आपने पे किया, तो क्या वो इनकम टैक्स आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हो? क्यों करोगे? कस्टमर कहेगा टैक्स प्लानिंग कर लो भैया, मेरे कहने पे थोड़ी था कि आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो, राइट? आपने पहले ही अपने प्रॉफिट मार्जिन उस तरह से सेट किए हुए हैं, तो उसमें से टैक्स पे कर रहे हो, आप मुझसे क्यों चार्ज करोगे? सो दीज आर द प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इसका कॉस्टिंग से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ये ट्रांजैक्शंस को बाद में रिमूव कर दिया गया इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये एक रेक्टिफिकेशन आ गई थी, राइट? तो ये चीज समझनी जरूरी है, इसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है। ये नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने पहले डाला, रिमूव कर दिया तो हो गया सर काम। क्यों, कहां पर गलती थी और क्यों से रिमूव किया गया? यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दिस थिंग्स। क्यों? जरूरी नहीं है कि सर जब हमारा पेपर आएगा, पेपर में यही वर्डिंग यूज की होगी, हो सकता है कि कोई और फाइनेंशियल एक्सपेंस ऐसा डाल दें। तो अगर आपको यहां पर लॉजिक पता होगा तो ये लॉजिक आप लोग वहां पे चला सकते हो ना, माइंड में आ जाएगा सर ये हमारे कस्टमर से चार्ज करना है या नहीं करना मुझे, ठीक? तो आपको हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये बनाते टाइम इसको लिख के फिर स्ट्राइक ऑफ किया, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब इसमें एक जो गलती मेरे हिसाब से थी वो थी ये थी कॉस्ट ऑफ पावर एंड फ्यूल की, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, राइट? इट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है जी। बाकी का क्वेश्चन हमारा सही था, अल्टीमेट आंसर पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्टीमेट आंसर सही है, राइट? चलो सर, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने दोबारा करना है, इसको रिवाइज 2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि कॉस्ट शीट में ऐसे का ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता है और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, राइट? 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, 10 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन ये आप लोगों के पास कॉस्ट शीट का आराम से आ सकता है, राइट? सो यू शुड बी वेरी मच क्लियर विद द थिंग्स। मैंने एक लिस्ट भी दी थी, लेक्चर्स में भी दी थी, मेरे नोट्स में भी दे रखी है, जहां पर मैंने बता रखा है कि कौन सा एक्सपेंस किस में जाएगा। वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, बट यस काफी कुछ उसमें कवर कर रखा है ऑलरेडी मैंने, ठीक है? तो इसके साथ हमारा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी आरटीपी सीरीज नवंबर 2020 के साथ, राइट? सो कीप वर्किंग हार्ड गाइज, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।